नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ मैजिक्स। आई एम स्तुति और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 विच इज रिलेशन एंड फंक्शन। एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक, बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। देखो, ये चैप्टर बहुत अच्छा है अगर आपको समझ में आ गया, बिकॉज व्हेन आई वाज आल्सो इन क्लास 11 तो मुझे इसमें बहुत सारे डाउट्स थे, क्योंकि आई डिडंट फाइंड एनी वीडियो जिसके अंदर मुझे ये सारी चीज़ें क्लियरली समझ आए। बट आई प्रॉमिस इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो सीरीज आपको 100% सब कुछ बहुत अच्छे समझ में आना ही है, ठीक है। और अगर आपको आगे भी मैथ्स पढ़नी है ना, तो ये जो चैप्टर है रिलेशन फंक्शन का, जो फंक्शन वाला पार्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आगे अब मतलब खत्म नहीं होता, ये चलता ही जाएगा आगे। तो मेक श्योर कि आप इसको समझ लो, ठीक है, क्योंकि अगर आपको समझ में आ गया तब तो बस बहुत बढ़िया है। क्लास 12th में भी इसको पढ़ोगे आप, ठीक है। So let's start the video and let's start today's beautiful chapter, relation and function. अब देखो, इसमें ना दो टर्म्स हैं चैप्टर के नेम के अंदर, एक रिलेशन और एक फंक्शन है। अब मैम रिलेशन क्या होता है, तो देखो अब इसमें आप बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस क्या है, एंड आई वाज आल्सो वेरी कंफ्यूज्ड इन दिस। तो देखो, ये लेक्चर 1 है इस चैप्टर का, इसमें हम लोग उसके जो फर्स्ट टॉपिक है उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको रिलेशन एंड फंक्शन ब्रीफली बता दूँ, ठीक है, कि होता क्या है। तो देखो, रिलेशन आप जानते हो, जैसे कोई भी रिलेशन मतलब क्या होता है कि रिलेटिव है, रिश्ता, दो लोगों के, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है। जैसे पेरेंट चाइल्ड का होता है, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन होता है, कि दोस्त का भी रिलेशन है, फ्रेंड्स का रिलेशन है। तो इस टाइप से जो भी रिलेशन है, तो ये तो हम लोग इंसानों की बात करें, उसी प्रकार जब हम दो नंबर्स या कोई भी दो एलिमेंट्स के बीच में, कोई दो नंबर्स या दो एलिमेंट्स या दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, उसको हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ दिखा है फंक्शन। अब मैं आपको ब्रीफ बता रही हूँ। तो फंक्शन मतलब देखो, जैसे इसको ऐसे समझो, क्योंकि आप लोग चैप्टर 1 पढ़ के आए हो। बाय द वे, अगर आपको चैप्टर 1 में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम टॉपिक में है, एक्सरसाइज में है, सो वी हैव कवर्ड इट टुगेदर, राइट। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत है, जाके विजिट कर सकते हो, मेरी पूरी प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे जाओ एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। तो देखो, अगर मान लो कि जैसे रिलेशन बहुत सारे होते हैं, है ना, आपके दोस्तों का है, रिश्तेदार है, बुआ है, आपके दोस्त हैं, और पेरेंट्स हैं, टीचर हैं, ठीक है, ये बहुत सारे रिलेशन है। लेकिन इसका एक स्पेशल केस है, मान लो आपकी दोस्ती, फ्रेंड्स का रिलेशन, ठीक है, मतलब आप और आपका दोस्त, उनके बीच में कोई रिलेशन होगा। अब ये जो फ्रेंड का रिलेशन है, तो आप बोलोगे ना कि भाई एक दोस्ती का कुछ पैरामीटर होता है ना, कि अगर तुम ये बात होल्ड करते हो तब तुम मेरे फ्रेंड हो, वरना नहीं हो, है ना। हर इंसान तो दोस्त आपका नहीं होता। तो इसी प्रकार से कुछ ऐसे रिलेशंस, ठीक है, इसके कॉन्टेक्स्ट में बताती हूँ, कुछ ऐसे रिलेशंस जो कुछ प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, उनको हम फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो जो रिलेशन है, ठीक है, वो बहुत सारे टाइप के होंगे, लेकिन जो रिलेशन किसी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, वो आपके बन जाएंगे फंक्शन, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, हर रिलेशन फंक्शन होता है या हर फंक्शन रिलेशन है? जैसे मान लो कि ये आपकी रिलेटिव है, ठीक है, ये आपके रिलेटिव है, मान लो ये बहुत बड़ा सा सर्कल है, इसमें आपके सारे रिलेटिव्स आते हैं। अब इन सारे रिलेटिव्स में आपके दोस्त भी तो हैं, क्योंकि वो भी तो आपसे कोई ना कोई तरीके से कनेक्टेड है। इसमें वो सारे लोग आते हैं जो आपसे कनेक्टेड है, मतलब आपके दोस्त, फैमिली और आपके टीचर्स, कोई भी और हो सकता है, मान लो आपके क्लाइंट्स, व्हाटएवर, आपके पेट, जो भी है। अब इसके अंदर एक स्पेशल, मान लो कि एक सर्कल है और इसमें आपके सारे फ्रेंड्स लोग हैं, ठीक है, आपके जितने भी मित्र हैं, दोस्त हैं, वो सारे इसके अंदर आए, इस डब्बे के अंदर आ रहे हैं। अब मुझे बताओ, ये जितने दोस्त हैं वो तो आपके रिलेटिव हैं ना, बट क्या सारे रिलेटिव आपके दोस्त हैं? नहीं, सही बात है। मतलब हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता है, लेकिन हर एक फंक्शन रिलेशन होता है। समझ आ गया? मतलब आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, वो सारे आपके दोस्त नहीं हैं, लेकिन जो भी आपके दोस्त हैं वो सब आपसे जुड़े हुए हैं, राइट। सो दैट इज वेरी सिंपल। रिलेशन बड़ा होता है और फंक्शन छोटा, मतलब ऐसा बोल सकते हो कि रिलेशन बहुत सारे होते हैं बट फंक्शन थोड़े कम होते हैं, क्योंकि कुछ स्पेशल केस ही फंक्शन बनाते हैं।
तो दैट इज़ अ वेरी इंट्रो पार्ट जो मैंने आपको समझाया, ठीक है, बहुत ही ब्रीफ। इसको हम बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे इन कमिंग लेक्चर्स। बट टुडेज टॉपिक इज अवर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, आपकी एक्सरसाइज 2.1 का कॉन्सेप्ट है वो। तो पहले हम उसको समझते हैं। जो टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। इसमें क्या है कि गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है, डेफिनेशन है आपकी, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स P और Q, आपस में दो सेट्स हैं, द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट, ध्यान रखो ये एक सेट बनेगा, ठीक है, सो द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम P एंड Q, ठीक है। मतलब आपके पास में क्या है, दो सेट्स हैं। अब देखो इसके लिए आपको सेट पता होना अति आवश्यक है, ठीक है, मतलब सेट्स क्या होते हैं, उनके जितने भी ऑपरेशन हैं, एवरीथिंग यू शुड नो लाइक बाय हार्ट। एंड इफ यू डोंट नो, डोंट वरी, मैं आपको समझा दूंगी बीच में, लेकिन फिर भी अगर आपको देखो आपको डिटेल में अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बेसिक तो पता होना ही चाहिए, बिकॉज सेट्स के ऊपर ही हम इसको करेंगे ना। जैसे आप समझ लो कि जैसे यहाँ पे हम जो एलिमेंट्स पिक करेंगे, जिनको हम रिलेशन जिसका दिखाएंगे, वो हम सेट में से पिक करेंगे, ठीक है, इसीलिए सेट का पता होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखो आपके पास में दो नॉन एम्प्टी सेट दे रखे, ठीक है, सेट आप जानते हो ना, मैं आपको फटाफट बता दूँ। मान लो कोई सेट है P, ठीक है, P कैपिटल लेटर से हम लोग सेट को लिखते हैं ना, A B C P Q वगैरह से लिखते हैं, और कैपिटल से लिखते हैं। और सेट मतलब क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन जिसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। और वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि अगर उसके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे, मतलब एक स्टेटमेंट से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं जो भी हमने उस एलिमेंट्स को लिखा है, और वो स्टेटमेंट से कोई भी दुनिया का इंसान वो सेट को सेम ही बनाएगा, ठीक है। मतलब आप बना, आपका दोस्त बनाए, आपका पड़ोसी बनाए, कोई भी बनाएगा, वो एलिमेंट्स सेम ही आएंगे, दैट इज द सेट, क्लियर। अब सेट को कैपिटल से लिखते हैं और साथ में इनको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है, ये सब आप जानते हो आई होप। अब मान लो P कोई आपके पास में सेट है जिसके अंदर 1 2 एंड 3 है, Q आपके पास कोई दूसरा सेट है विच इज मान लो A B एंड C, वेरी सिंपल, ठीक है। आपने क्या बोला है कि आपको दो नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी मतलब कि उसके अंदर कोई एलिमेंट होना चाहिए, एम्प्टी मतलब खाली नहीं होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। और अगर हमें इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है तो वो क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर्स, मतलब आपको पेयर करना है ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम P एंड Q। मतलब देखो अब आप इसका प्रोडक्ट कर रहे हो तो हम इसको लिखते हैं P क्रॉस Q के जैसा। अब इसमें आएगा क्या, क्योंकि एक सेट है तो आगे हम इसको ऐसे लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट से। अब मैं आपको ऊपर डेफिनेशन बताती हूँ, फिर हम इसको बताएंगे। देखो P क्रॉस Q में आएंगे ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी कि आप लिखोगे P Q, जहाँ पर आपका P बिलोंग करता है कैपिटल P से और Q बिलोंग करता है कैपिटल Q से, और इसको बंद कर देंगे, ठीक है। मैम ये देखो ये सिंबल बिलोंग का होता है। बिलोंग मतलब क्या होता है कि ओके फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो ये जो 1 आप देख रहे हो ना, ये 1 ये P के अंदर लिखा है, तो हम क्या लिखते हैं कि 1 बिलोंग कर रहा है P के अंदर, P का, यानी कि 1 P का एलिमेंट हो गया। और इसी प्रकार ये 2 3 भी P के अंदर ही आ रहा है, तो P बिलोंग्स, ध्यान रखो ये बिलोंग का साइन है, ठीक है। और मतलब कि अगर हम P क्रॉस Q बनाएंगे तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, देखो P के हर एलिमेंट, सेट P के जितने एलिमेंट्स हैं उन सब को सेट Q के जितने एलिमेंट हैं उन सब के साथ में पेयर करके लिख देंगे, दैट्स इट। अब कैसे वो एग्जाम्पल समझो, मैं यहाँ पर इसको कम कर दे रही हूँ ताकि हमको थोड़ा कम सॉल्व करना पड़े, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। मान लो कि मेरे पास दो सेट्स हैं P और Q, ठीक है, और P के अंदर 1 2 3 है, Q के अंदर A B है। अब समझो आपको करना क्या है, P क्रॉस Q फाइंड करना है, तो P के अंदर जितने लोग हैं उन सबको आपको A के साथ में लिखना है। मतलब देखो जैसे 1 है तो 1 1 इसका A के साथ में पेयर बना दो, कॉमा A, ठीक है, फिर कॉमा, क्योंकि देखो ये एक ऑर्डर पेयर है तो आप इसको एक स्मॉल ब्रैकेट में लिखोगे, फिर कॉमा लगाकर नेक्स्ट लिखोगे। तो मैं 2 को A के साथ में पेयर कर रही हूँ, 2 A, कॉमा लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कॉमा लगाना है, कॉमा, फिर 3 A, 3 A। तो आपने मैंने क्या करा, अभी मैंने A के साथ में इन सबको पेयर कर दिया। अब मैं B के साथ में पेयर कर देती हूँ, तो क्या आएगा 1 B, 2 B, 3 B, ठीक है।
एंड देखो ये मैंने ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए हैं एंड देन आई एम गोइंग टू क्लोज द ब्रैकेट, क्योंकि मेरा सेट कंप्लीट हो गया। अब P क्रॉस Q ऐसा सेट है जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं। तो ध्यान आपको क्या रखना है कि ये जो बना हुआ है ना, ये यानी कि ये जो आपके इस टाइप का जो है ये ब्रैकेट के अंदर जो दो एलिमेंट्स हम लिखते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। तो सिंपल क्या करना है आपको, देखो आपको एक भी नंबर को मिस नहीं करना है, ठीक है। जितने P में लोग लिखे हैं उनको सबको आपको इनके साथ में पेयर बना के लिखना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो, यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है P क्रॉस Q, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने P के एलिमेंट को पहले लिखा है और Q के एलिमेंट को बाद में। ध्यान से देखो, तो क्या मैम हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं लिख दूँ A,1 नहीं लिख सकते मैम? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहाँ पे आपको P क्रॉस Q फाइंड करना है ना, तो आपको P का एलिमेंट पहले रखना है, Q का बाद में। इफ आई हैव सेड कि आपको Q क्रॉस P निकालना है, ठीक है, तब आप क्या करते हैं, पहले इनके लोगों को लिखते हैं, उसके बाद में सेकेंड नंबर पे ये, जैसे कि आप लिखते हैं A,1, A के साथ 1 का पेयर किया, A के साथ 2 का पेयर कर दो, A,2, फिर आप A,3 लिखते हैं। ऐसे करके आप आगे के एलिमेंट्स बनाते जाते हैं, ठीक है, गॉट इट। अब ध्यान रखो, आप इनको आगे पीछे कर सकते हो, क्योंकि मतलब आप पहले चाहो तो 2,1 लिख लो, 2,A लिख लो, फिर पहले बाद में 3, पहले आप 1,B लिख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप पढ़ के आए हो कि सेट के अंदर वी कैन रीअरेंज द एलिमेंट्स, का ऑर्डर मैटर नहीं करता। लेकिन एक ऑर्डर पेयर के अंदर, ये ऑर्डर पेयर है ना आपका, एक पेयर के अंदर उनका ऑर्डर बहुत मैटर करता है, ठीक है। यहीं से आपको एक स्टेटमेंट और मिलती है, मैम कौन सी स्टेटमेंट, देखो कि P क्रॉस Q क्रॉस P के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। जनरली ये नहीं होता, हो भी सकता है बट जनरली नहीं होता, ठीक है। तो आपका P क्रॉस Q क्रॉस P सेम नहीं होता है, क्लियर। चलो वेरी गुड। अब इसमें देखो नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि और समझो, देखो अगर हम नंबर्स की बात करें तो आप जानते हो कि अगर मैं कोई भी नंबर, मान लो 1 है, मैं 1 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मैम ऑफ कोर्स हमें 0 मिलेगा, तो हम पढ़ के आए हैं, हाँ 0 मिलेगा, राइट। इसी टाइप से अगर मान लो मेरे पास में दो सेट्स हैं A और B, ठीक है, मैंने इनका प्रोडक्ट करना है, यानी इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। अब मान लो कि मेरा जो सेट A है वो नल सेट है। मैम नल सेट क्या होता है, नल सेट मतलब होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब तो आप जानते हो ना, एम्प्टी सेट मतलब होता है आपका सेट खाली है, ठीक है, मतलब उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, आपका सेट फाई है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या आपको फाई भी लिख सकते हो, क्लियर। मतलब आपका जो सेट है ना उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो और बी कोई भी सेट हो सकता है, मान लो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, मान लो कि बी जो है आपके पास वो है आपका मान लो बी के अंदर है 1 और 2, तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा मुझे बताओ। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर कुछ है, ठीक है, मतलब नॉन एम्प्टी है, तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, इनका प्रोडक्ट आएगा एम्प्टी। इट्स गोना बी फाइन। मैम क्यों, क्योंकि देखो आपको क्या करना था, आपको इनका पेयर बनाना था, पर इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो जब इसके अंदर कुछ नहीं है तो आप पेयर में डालोगे क्या। अगर आपको पेयर बनाने के लिए 2 लोग चाहिए ना, आपके पास में सेट ए तो खाली है, मतलब आप फर्स्ट प्लेस पे रखोगे क्या, कुछ भी नहीं रख सकते। इसी वजह से इसका जो प्रोडक्ट है इट्स गोइंग टू बी 5, ठीक है। 5 मतलब मैम, 5 मतलब आपको मालूम है एम्प्टी होता है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर, अब ये ध्यान रखना कि अगर आपके क्वेश्चन में आपके कोई भी 2 सेट का प्रोडक्ट कराते हो, उनके अंदर कोई भी एक सेट, दोनों में से कोई भी एक सेट अगर एम्प्टी है या नल सेट है, देन योर रिजल्टेंट द प्रोडक्ट विल बी एम्प्टी आल्सो, ठीक है। और हमने समझा कि हमें 2 सेट दे रखे हैं और अगर हमें उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, हम उसको P क्रॉस Q करके लिखते हैं। पहली बात तो उसमें कौन लोग आएंगे, उसमें P और Q के वो मेंबर्स आएंगे, मतलब हमें जहाँ पर P का मेंबर है, Q का मेंबर है, और हमें P Q को मतलब P के हर मेंबर को, क्योंकि हर मेंबर के साथ में पेयर करके लिखना है। दूसरी बात है पेयर जो आप ऑर्डर बनाते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। थर्डली कि P क्रॉस Q क्रॉस P के बराबर नहीं होता है, क्योंकि हमें ऑर्डर चेंज हो जाएगा ना, अगर आप इसका ऑर्डर बनाओगे तो चेंज हो जाएगा, दैट्स व्हाई दे नॉट इक्वल। थर्डली कि अगर एक सेट आपका एम्प्टी है और अगर दूसरा सेट नॉन एम्प्टी है और आप उनका प्रोडक्ट करोगे तो आपका रिजल्टेंट सेट जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो भी एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। नाउ 1-2 पॉइंट्स हम और समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपकी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट के लिए हमें कुछ बातें पता होंगी।
क्या है? So the ordered pairs are equal if and only if the corresponding first element are equal and the second element are equal. ठीक है, देखो मतलब ordered pairs आप जानते हो ना क्या होता है? अगर A है और B लिखा है, ठीक है, ये आपका ऑर्डर्ड पेयर है ना, जिसमें हम लोग दोनों को लिखते हैं, जहाँ पे ये सेट P से आएगा, ये सेट Q से आएगा, राइट? अब आप इसको दूसरे ऑर्डर से ऑर्डर्ड पेयर के बराबर कब बोलोगे? मैम सिंपल सी बात है, अगर मान लो दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, ये दोनों, ठीक है, तो आप इनको इक्वल कब बोलोगे? तब बोलोगे ना जब जैसे यहाँ जब ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए और सेकंड वाला एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, जब ये दोनों करस्पॉन्डिंग फर्स्ट के और सेकंड के बराबर, तब तो आप बोलोगे ना कि ये दोनों ऑर्डर पेयर्स क्या हैं, बराबर है, राइट? तो दैट्स इट, ठीक है। मतलब अगर आपको पूछा जाएगा कि दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल कब होते हैं, दैट मीन्स कि आपको फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वल होने चाहिए। सेकंड यू हैव इफ देयर आर p एलिमेंट्स इन A, अगर p एलिमेंट्स A में है एंड q एलिमेंट्स B में है, तब A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे? बहुत सिंपल है, आप p क्रॉस q एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। मतलब अगर A में जितने एलिमेंट्स A में है और जितने एलिमेंट्स B में है, आपको ये जानना है कि इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा यानी A क्रॉस B, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? तो यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर p क्रॉस q, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड ईदर A और B इज इनफाइनाइट, ठीक है। मतलब आपके पास में दो सेट्स हैं A और B, ठीक है, आपके पास में A है और B है, ठीक है, दोनों नॉन एम्प्टी, मतलब दोनों फाइल नहीं है, दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे। मान लो आपका जो सेट B है वो इनफाइनाइट सेट है। अब इनफाइनाइट क्या होता है? इनफाइनाइट मतलब होता है कि आपको ये नहीं मालूम दैट इट्स कीप ऑन गोइंग। आपके सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। किसी भी सेट को इनफाइनाइट आप कब बोलते हो? तब बोलते हो जब उस सेट के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, मतलब द सेट इज कीप ऑन गोइंग एंड आपको नहीं पता कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो देखो अगर एक सेट इनफाइनाइट है, दूसरा नॉर्मल है मतलब फाइनाइट है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा ना, ऑब्वियसली, क्योंकि देखो मान लो इसके अंदर 1,2 है, ठीक है, ये फाइनाइट हो गया। दूसरे वाले में मान लो आपके पास में सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपको जानते हो ना, 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 एंड देन इट कीप ऑन गोइंग एंड आपको नहीं मालूम कहाँ खत्म होता है। तो अगर आप इनका देखो, अगर आप इनका ऑर्डर पेयर बनाने जाओगे तो इसके एलिमेंट्स कभी खत्म ही नहीं हो रहे हैं, तो आप कितना बनाओगे? तो जैसे ये खत्म नहीं होगा, जैसे आप बना ही नहीं पाओगे और आगे जाता जाएगा, एंड दैट इज वाई आपका जो ये A क्रॉस B बनेगा ना, ये क्या बनेगा? ये भी आपका इनफाइनाइट ही बनेगा, ठीक है। तो वही लिखा है कि अगर A और B नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और अगर इन दोनों में से कोई भी इनफाइनाइट होता है तो इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है? वो भी आपका इनफाइनाइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव, देखो अभी हम लोगों ने A क्रॉस B पढ़ा, P क्रॉस Q पढ़ा, दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट पढ़ा। अगर हमारे पास में 3 एलिमेंट्स हैं तब क्या करोगे? तो जो अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो सिंपल है, आपको उन तीनों का पेयर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है? ABC आएगा, जहाँ पे ABC A का ही मेंबर है, मतलब आप समझ रहे हो कि आपको तीनों एलिमेंट्स, मतलब तीनों सेट आपने लिखे, तीनों के हर एक एलिमेंट के साथ में सबको पेयर किया, ठीक है। तो इसको आप बोलते क्या हो? इसको आप बोलते हो ऑर्डर ट्रिपलेट्स, क्योंकि यहाँ पे पेयर नहीं बना रहे आप, 3 एलिमेंट्स हैं, तो दैट इज व्हाई वी कॉल इट अ ट्रिपलेट। Okay, so this is the lecture and I hope that you understood it very well. तो देखो आज हम लोगों ने बेसिक पढ़ा है कि मैम रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आखिर क्या होता है, हम फाइंड कैसे करते हैं, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द एक्सरसाइज एंड इफ यू हैव एनी डाउट आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड आप में से किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम इस पर क्वेश्चन सेट बनाइए, क्वेश्चन सीरीज बनाइए। सो हियर वी आर स्टार्टिंग दिस ब्यूटीफुल चैप्टर एंड क्वेश्चंस आल्सो। सो या आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू मैथमेटिक्स। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड कीप लर्निंग।